नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं गुनहगारों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। रविवार को ही पुलिस ने 50,000 के इनामी विपिन यादव को गिरफ्तार किया। वहीं विपिन की निशानदेही पर तमाम सुराग हासिल हुए हैं। वहीं सवाल उठता है कि क्या नकली शराब के माफियाओं को सियासी संरक्षण हासिल था। दरअसल केमिकल सप्लायर विजेंद्र कपूर की गिरफ्तारी के बाद सियासी संरक्षण के कयास लगने लगे हैं। जहां कारोबारी रहते हैं वहीं आसपास बीजेपी सांसद का भी आवास है। तो क्या सांसद और कारोबारी के बीच कोई रिश्ता है? इस जहरीली शराब कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस और शराब कारोबारियों के बीच साठगांठ भी उजागर हुई है। अलीगढ़ में जहरीली शराब के जाल पर हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी घटनाओं के पीछे का सच क्या है। तो अलीगढ़ में जो शराब कांड हुआ है, उस शराब कांड ने एक बार फिर से खाकी, खादी और शराब माफियाओं के एक गठजोड़ की भी कहानी निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे प्रकरण को आप बताते हैं किस तरीके का प्रकरण रहा है। 28 मई को जहरीली शराब से मौत की पहली खबर आती है। करसुआ गांव में मौत की सबसे पहले खबर रिपोर्ट की जाती है और उसके बाद लगातार जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ती जाती है। अब तक की अगर बात करें तो 67 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन की तरफ से कोशिश जो नजर आ रही है कि वो सच को दबाना चाह रही है। जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 लोगों पर कार्रवाई जरूर कर दी गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इतने लोग ही इसमें शामिल थे। 50,000 के नामे विपिन यादव गिरफ्तार किया जा चुका है। विपिन यादव पर ही शराब लाकर स्थानीय सरगनाओं को देने का आरोप लगा है। अनिल चौधरी और एक ठेकेदार नरेंद्र सिंह से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो जिस खाकी, खादी और माफियाओं के गठजोड़ की हम बात कर रहे हैं, कैसे ये गठजोड़ बनता है, किस तरीके से ये पूरा खेल चलता है और अलीगढ़ जैसी घटनाएं होती हैं, शराब कांड होता है, इसी पर इस हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ मनोज सिंह काका साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और सबसे पहले आपका स्वागत। ओपी सागर साहब हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर सबसे पहले ब्रजेश आपके पास ही मैं आऊंगा। इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो खाकी, खादी और माफियाओं के संरक्षण की कहानी को सामने रख रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माफियाओं का कोई भी नेक्सस बगैर खादी और खाकी और इसके साथ प्रशासनिक जो पूरे गठजोड़ के बगैर पनप ही नहीं सकता, या फिर पल्लवित और पोषित ही नहीं हो सकता। अवैध जहरीली शराब का जो पूरा मामला है, ये भी इसी तरीके से चल रहा है। सरकारें भले ही जो भी बदली हो, क्योंकि कम से कम 2000 से ये पूरा गैंग सक्रिय था। वो लगातार, चाहे वो अनिल चौधरी हो, अनिल चौधरी, ऋषि शर्मा की बात किया जाए, या फिर विपिन यादव, ये तो अभी हाल के 7-8 सालों में ही आकर के एक बड़ा आदमी बना या पनपा जो है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो ये नकली शराब का पूरा नेक्सस है, वो लंबे समय से चल रहा है। पहले अवैध शराब, उसके बाद नकली शराब, उसके बाद मिलावटी जहरीली शराब। ये पूरा प्रगति जो है, आप सोचिए इतने बड़े तंत्र के आगे क्या ये संभव है कि पूरे पुलिसिया तंत्र को इसकी भनक तक न लगी हो? इंटेलिजेंस होता है, उसको इसकी जानकारी न रही हो। इतना बड़ा आबकारी महकमा इसकी जानकारी न रही हो। देखिए, जो हमें इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक गांव-गांव में, यानी कि एक चौकी इंचार्ज से लेकर, एक सिपाही से लेकर के एक थाने तक, सर्किल तक इसका पूरा चढ़ावा जाता था, और सर्किल के अधिकारी ये चढ़ावे को ऊपर तक लेके जाते थे। चाहे वो प्रशासनिक तंत्र, आबकारी, जो आबकारी जो है विभाग है, आबकारी अधिकारी को एक एक लिस्ट होती थी, कौन सिंडिकेट चला रहा है, कौन
कहां से शराब आ रही है, कितनी शराब आई, कितनी सरप्लस है, कितने ओवर स्टॉकिंग है, कितनी मिलावटी है, कितनी अवैध है, सारा डेटा आबकारी के पास होता है। लेकिन दरअसल मुट्ठी गर्म होती है नीचे से लेकर ऊपर तक, वो पूरा नेक्सस चलता। 67 लोगों की मौत के बाद अब प्रशासन जागा है और उन्हीं जहरीली शराब बनाने वाले उन माफियाओं के खिलाफ अब आप एक्शन ले रहे हैं, जब 70 के आसपास जाने चली गई। ठीक है। अगर आपने यही कार्रवाई समय रहते की होती, ब्रिजेश, तो बड़ी शायद बात आज यह है कितने कि ये जो बेगुनाहों कार्रवाई को हो जाने रही है, ये पहली बार नहीं है कि अलीगढ़ में कोई उत्तर प्रदेश में कोई पहला शराब कांड हुआ है। शराब कांड जब भी कोई होता है, पुलिस प्रशासन रेस होती है, धरपकड़ होता है, उसका फिर महीने 2 महीने के बाद स्थिति वही पुराने ढर्रे पर आ जाती है। ओपी सागर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि शराब हो या फिर इस तरह के नशीली चीजों को लेकर जो पहली कार्रवाई होती है वो आबकारी विभाग करता है। देखने में ये आता है कि आबकारी विभाग पूरी तरीके से सफेद हाथी हो चुका है। वो लोग क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, किसी को पता नहीं चलता। कभी कभी त्योहारों के वक्त थोड़े से नजर भी आ जाते हैं, छापेमारी होती है, कार्रवाई होती है। उसके बाद लोकल स्तर पर जो पुलिस, जो थाना होता है, उसके एसएचओ हो, थाना प्रभारी हो, उनकी भूमिका क्या, उनकी भूमिका के बगैर, उनके संरक्षण के बगैर ये चीजें चल सकती हैं? 2-4-10 दिन तो मैं मान सकता हूं, लेकिन महीनों महीनों सालों साल ये कैसे चल सकता है? देखिए सिंह साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और बिल्कुल 100% सही है। बिना साठ गांठ के नहीं चल सकता। और जिस प्रकार से लंबे समय से और लंबे एरिया, विस्तृत क्षेत्र में, और ये तो उन्होंने बिल्कुल नई तरकीब अपना ली कि फैक्ट्री में शराब बना रहे हैं और जो बन रही है शराब लोकल वहां पर गुड इवनिंग के नाम से वो उसी के जो है उस शराब को ये बना के भर रहे हैं और भरने के बाद में बेच रहे हैं। अब आप सोचिए कि कितना जो है प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री जो जेन्युइनली शराब बनाती है, शराब जो है ठेकों को देती है, वो प्रॉपरली एक्साइज टैक्स और डिफरेंट टैक्सेस वगैरह देते हैं। ये जो है बिल्कुल मुफ्त में, अगर 60 रुपए की शराब ये तो 10 रुपए में बना ले रहे हैं, 10 रुपए में बना के उसको 60 रुपए में बेच रहे हैं। सबकी मिली भगत है। पुलिस भी इसमें जो है, मैं तो नहीं कहता, पुलिस की भी जानकारी में होगा, आबकारी विभाग की जानकारी में है, ठेकेदारों की जानकारी में। और ऐसा अच्छा जो है इन लोगों ने गठजोड़ बनाया, और ये सिर्फ लालच है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाई की जाए। ये जो लालच है यही मार रहा है। मैं उस केस में मान सकता हूं कि गरीब को, पीने वाले को लालच है कि वो जो है 60 रुपए की चीज 20 रुपए में मिल जा रही तो वो पी ले रहा है। लेकिन इसमें तो 60 रुपए की चीज 60 रुपए में ही पी रहा है, और उसके बाद भी वो जो है कमाई हो रही है, ठेकेदार की कमाई हो रही है, और जो है जो बना रहे हैं उनकी कमाई हो रही है। ये सिर्फ लालच है। लेकिन इसमें जो लोग इसमें शामिल है, बनाने में शामिल है, और जो इनको प्रोटेक्शन देने में शामिल है, प्रोटेक्शन में सिंपल बात है, लोकल जो है पुलिस है, थाना पुलिस चौकी जो भी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और एक्साइज विभाग नहीं। अब चलिए ठीक है सर, एक मिनट। ऐसे इन्वॉल्वमेंट जब होते हैं तो कार्रवाई के नाम पर हम देखते हैं कि उनको लाइन भेज दिया जाता है, उनको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। ये कोई कार्रवाई तो होती नहीं सर, क्योंकि 6 महीने साल भर के बाद फिर से किसी दूसरे थाने में चल जाएंगे, फिर वही काम करेंगे ये। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए इसमें स्थानीय प्रशासन ने, डीएम साहब ने भी कहा है, एसएसपी भी कह रहे हैं, सीनियर अधिकारी भी कह रहे हैं, एनएसए लेकर, लेकिन जो एक्साइज एक्ट में मैं समझता हूं कि जरूर ऐसा संशोधन होना चाहिए जिसमें कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट उसमें हो। इस ऐसे मामलों में बिना सुनवाई के जेल हो जाए, जमानत ना हो, और जो है ये ओपी साहब हो जाए, जल्दी सजा मिल जाए। मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि जो आरोपी हैं, जो सीधे तौर पर बेचने वाले थे, जिनकी फैक्ट्रीज बनती थी, उन लोगों पर तो कार्रवाई कर दी गई, उन पर रासुका एनएसए जो लगाना है, उनको की जब्ती जो करनी है आपने कर दिया। ये जो खाकी वर्दीधारी हैं, आबकारी विभाग वाले हैं, प्रशासन से जुड़े लोग हैं, भाई वो इन लोगों से कई गुना ज्यादा जिम्मेदार मैं इनको मानता हूं। इन पर क्या कार्रवाई हो रही है? निलंबन कोई कार्रवाई थोड़ी होती है। 6 महीने साल भर के बाद फिर से ये कहीं इनकी तैनाती हो जाएगी।
सही बात है, निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये तो खुद उसमें लिखा हुआ है जो सर्विस रूल्स है। मैं समझता हूँ कि इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई जो है ऐसे मामले में बर्खास्तगी होनी चाहिए। बिल्कुल वो एक स्पष्ट वो है, जब तक कि बर्खास्तगी ना हो। बर्खास्तगी होने के लिए एक नहीं सफिशिएंट सर, सबूत की जरूरत होती बर्खास्तगी है, के साथ साथ विभागीय संभव कार्रवाई सर के माध्यम से होती है। बर्खास्तगी के साथ साथ संभवतः ऐसे लोगों पर आईपीसी के तहत भी एक्शन होना चाहिए, ये लोग क्यों ना जेल जाएं? आईपीसी में देखिए ऐसा कोई नहीं है, एक कॉमन जो हाँ, कहते हैं सेक्शन 34 है आईपीसी में कि कॉमन ऑब्जेक्टिव है, सब मिलजुल के कोई काम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए तो किसी दूसरे क्राइम के लिए एक्साइज एक्ट के जो धाराएं हैं, एक्साइज एक्ट का जो मतलब पनिशमेंट है कानून ही उसमें कुछ, जो है आईपीसी कानून ही प्रश्रय देता वो है, नहीं। कानून ही प्रश्रय इसमें कहीं ना कहीं रियायत देता है, जिसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं जो दूसरे साइड के लोग हैं। मनोज जी, घटना तो हो गई सर, मैं ये समझना चाहता हूं कि अलीगढ़ हुआ, अलीगढ़ के बाद ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आगे कोई दूसरी घटना नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए और जगह होती रही है, कहाँ कहाँ नहीं हुई है ये, अब तो ठीक है, वो ओपी जगह सागर हमें साहब एक चुननी मिनट, पड़ेगी मनोज कहाँ जी कहाँ नहीं हुई है उत्तर ठीक है, प्रदेश में खास तौर सागर पे। साहब ठीक है, ओपी तो मनोज सिंह काका साहब। धर्मराज जी, यही कहना चाहूंगा कि जो बात आपने कही और जो बात आपके स्थानीय संवाददाता ने, उन दोनों बातों को मैं जोड़ के बस यही कहना चाहूंगा कि जो योगी जी का जो तंत्र है इस समय, वो मुट्ठी गर्म करने पे चल रहा है, और जो उनकी सरकार है वो सफेद हाथी हो चुकी है, जो आपने बात की। इससे पहले भी कासगंज में क्या हुआ कि शराब के माफियाओं ने पुलिस को बुलाया और उसकी वहीं हत्या कर दी, वो भी आजमगढ़ में क्या हुआ, बनारस में क्या हुआ, अनवरत होता जा रहा है। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये है, जैसा कि आपके स्थानीय संवाददाता ने कहा, कि ये जो बीजेपी के लोग हैं, अगर आपको मैं नाम लेके बताऊं तो बीजेपी का एक ब्लॉक प्रमुख है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, देवरिया जनपद में सलेमपुर, वहां बीजेपी का वो समर्थित ब्लॉक प्रमुख है और शराब के उसके धंधे हैं। पूरे प्रदेश में भी अगर आप बात कर लें, हम लोग तो लगभग बॉर्डर के जिले से आते हैं, बिहार का बॉर्डर है, यहाँ भी जितने शराब की तस्करी हो रही है वो बीजेपी समर्थित लोग। और आपके संवाददाता ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी अपराध तभी फलता फूलता है और पोषित और पल्लवित होता है जब उसको सरकारी तंत्र का पूरा समर्थन रहता है। तो आपके भी चैनल ने दिखाया कि जो लोग रेमडेसिविर में कमीशन खाते हों, जो लोग यहाँ तक कि वैक्सीन में कमीशन खाते हों, जो लोगों का हर तरह के कमीशन खाने की आदत हो, और जब मरते लोगों को दिखाया जाए ना माने। मनोज सिंह काका साहब, मनोज सिंह जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमने ये देखा, ये अगर हम पूरे इतिहास को खंगाले तो अभी आपने कहा कि इनकी अभी बीजेपी वाले कर रहे हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं, उनके समर्थक लोग होंगे। सरकारें बदलती हैं तो लोग भी बदल जाते हैं, समर्थक भी बदल जाते हैं, कारोबार नहीं थमता सर, ये भी एक सच्चाई है। ये आपने ठीक बात कही, बिल्कुल सही कही। अगर आप तो एक पत्रकार हैं, एक खोजी पत्रकारिता है, आपको मैं ये कहूंगा आपके बड़े मंच के माध्यम से कि आप इसका अध्ययन करें कि समाजवादी पार्टी के 5 साल के सरकार में कितने जहरीली शराब से लोग मरे, और इसमें और तंत्र कितना उदासीन हो चुका है कि लोग मरे 35 पहले दिन 35 की रिपोर्ट। ठीक है सर, राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक मिनट मनोज जी, एक मिनट, राघवेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह जी, मुझे ये बताइए सर, माफियाओं पर तो एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, क्या जो खाकी वर्दीधारी हैं, आबकारी के लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, क्या उनका सिर्फ निलंबन होगा? नहीं, देखिए, सरकार के हाथ में एक निश्चित व्यवस्था होती है, उसमें जिला आबकारी अधिकारी से लेकर के संबंधित जो अधिकारी थे उनका निलंबन किया जा चुका है, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सबसे सख्त रासुका होती है, रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर कह चुके हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मनोज जी सुन लीजिए, राघवेंद्र जी को सुन लीजिए। मनोज जी एक मिनट रुक जाइए, राघवेंद्र जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार संगठित अपराध को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ईमानदारी से काम कर रही है। देखिए, ये कौन बोल रहे हैं, असल में मैं फोन पे हूँ भैया। काका साहब एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं आप, बोलिए राघवेंद्र जी। देखिए, ईमानदारी से हमारी सरकार काम कर रही है, इस क्षेत्र में मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। आगे आने वाले समय में जो भी इसके दायरे में आएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नहीं, मुझे ये बताइए ना कि जो लोग काम कर रहे थे उन पर तो एक्शन हो रहा है, जिनके संरक्षण में काम हो रहा था उनका क्या? निश्चित रूप से जांच चल रही। देखिए, हेलो, आवाज नहीं आ रही है सरकार में है। देखिए मेरी बात, काका साहब एक मिनट, काका साहब सरकार भाई वो प्रवक्ता है बीजेपी को, उनकी बात सुन लीजिए, उनका पक्ष भी आना चाहिए। जी बोलिए। डिस्टर्ब बहुत करते हैं। देखिए ये एक सामाजिक बुराई है, ये बात बिल्कुल सही है। गांव का व्यक्ति जो है ये शराब उतारने का भी काम करता है, नकली शराब बनाने का भी काम करता है। हमारी सरकार ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम कर रही है। काका साहब कह लेने दीजिए उनको अपनी बात, मनोज सिंह काका साहब उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। इस क्षेत्र में जितने भी संबंधित लोग होंगे, जांच चल रही है, जो भी उस दायरे में आएगा उसके ऊपर रास्ता के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैं इस विषय को लेकर के प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूँ। ठीक है, रासुका के तहत आप आबकारी वालों पर भी कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाई बताइए, प्रमुख सचिव आबकारी को आप सस्पेंड करेंगे कि नहीं, जिससे कमीशन लेती है आपकी? आदित्यनाथ जी का बयान एक हमारा सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी तथा कथित योगी हैं, उनके वचन में और उनके व्यवहार में बहुत फर्क है। उनके व्यवहार में कहीं योगी का साधुता और सत्यता नहीं दिखती है। मनोज जी उस पे मत जाइए, मनोज जी उस पे मत जाइए, ये गलत ट्रैक है। मनोज जी उस पे मत जाइए प्लीज। नहीं मनोज जी आप उस दिशा में मत जाइए प्लीज, उस दिशा में मत जाइए। कम से कम आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे सवाल खड़े कीजिए, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल कीजिए। अपने नाम के अनुरूप कम से कम धर्म के पक्ष की तरफ खड़े नजर आइए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये राघवेंद्र भाई क्या ये बताएंगे कि प्रमुख सचिव आबकारी सस्पेंड होगा? चलिए, आपका सवाल यही है कि प्रमुख सचिव आबकारी, ये आपका सवाल है, इन पर हटाएंगे कि नहीं? हाँ, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि कार्रवाई ऊपर से नीचे तक होनी चाहिए, ये आपका सवाल। मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। ब्रिजेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक मिनट, ठीक है, ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ से हमारे एसोसिएट एडिटर हैं ब्रिजेश। ब्रिजेश, आपने सारी बातें आप सुन ली। आज की तारीख में ये कोई अलीगढ़ का शराब कांड कोई पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा। मेरा सवाल आपसे यही है कि जब चीजें होती हैं तो 1-2 महीने तक तो भाई पुलिस प्रशासन सरकारें पूरी रेस होती हैं, ये लगा दो, वो लगा दो, इसको बंद करो, इस पर ये एक्शन लो, ये कार्रवाई कर दो। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ये चीजें फिर पुराने ढर्रे पर आ जाती हैं, फिर हम इंतजार करते हैं कोई नई जगह होगी, मृतकों की संख्या कुछ और होगी। मेरी बात समझिए, इसका लब्बो लबाब सिर्फ इतना है खाली कि देखिए तमाम प्रवक्ता, तमाम अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले जो भी प्रवक्ता यहां बैठे हैं, क्या वो साफगोई से बात कह पाएंगे कि उनकी सरकारों में इन जो जितने भी शराब माफिया थे उस पर कार्रवाई हो? 2000 से, सन 2000 से अनिल चौधरी नकली शराब के कारोबार में लिप्त है। 2008 में बीएसपी की सरकार थी, तब इसको बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया गया था, माफ कीजिएगा, एफआईआर दर्ज हुई थी, चार्जशीट लगी थी अनिल चौधरी के खिलाफ, लेकिन उसके बाद चार्जशीट वापस ले ली गई, एफआईआर लगा दी गई। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त जो है इसी ऋषि शर्मा के खिलाफ नकली शराब का जखीरा पकड़ा गया था, इसका नाम आया था, बाद में एफआईआर से उसका नाम हटा दिया गया। क्या इन सभी राजनीतिक दलों ने पल्लवित और पोषित नहीं किया इन माफियाओं को? मुद्दा ये नहीं है कि वो बीजेपी की सरकार में जाकर के मौतें हुई, ये मौतें तब भी हो सकती थी, ये मौतें बीएसपी, सपा या कांग्रेस किसी की सरकार में भी हो सकती थी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इन्हीं खद्दरधारियों ने पाला पोसा है या भस्मासुर बना दिया, इतना बड़ा कर दिया, वरना इनकी हैसियत नहीं थी। अगर पुलिस और प्रशासन चाह ले तो 24 घंटे से ऊपर ये माफिया ना तो बच सकते हैं ना रह सकते हैं। कारोबार करना तो दूर की बात है। आप सोचिए, शहर से महज 10 किलोमीटर दूर जहरीली शराब की भट्टी चल रही थी, जहरीली शराब की फैक्ट्री चल रही थी और किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं थी। क्या यह संभव है? कहां गया वो तंत्र, कहां गया वो पूरा प्रशासनिक अमला जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी? एक हल्का इंचार्ज, एक चौकीदार, एक बीट कांस्टेबल, एक थानेदार, एक एक चीज की जानकारी होती है। तब भला ये जानकारी क्यों नहीं हुई कि अवैध शराब, जहरीली शराब बन रही है? और ये नकली शराब कोई आज से नहीं है। देखिए, ऊपर का बैठा हुआ प्रशासन हो सकता है उसको इसकी जानकारी ना हो, लेकिन जनपद में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी होना लाजमी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें, इन 70 हत्याओं में, 70 मौतों में केवल वो माफिया जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पूरा तंत्र जिम्मेदार है। ये पूरा स्थानीय तंत्र जिम्मेदार है। अगर इन्होंने चंद पैसों के लिए इन माफियाओं के साथ गलबहियां नहीं की होती तो आज ये 70 लोगों को अपनी जानें नहीं गंवानी पड़ती। ठीक है, तो इस पूरे तंत्र को गुनहगार मानते हुए केवल एनएसए लगा दीजिए आप 2 लोगों पे, 4 लोगों पे, इससे क्या होगा? आप उन पनाहगारों पर लगाइए ना, उन संरक्षण दाताओं पर लगाइए।
जिन्होंने इन्हें पल्लवित पोषित किया, जिन्होंने इनको ये माननीय बना दिया। आप सोचिए, यही माफिया कोई जिला पंचायत सदस्य है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई जो है डीडीसी का चुनाव लड़ रहा है, कोई बीडीसी का चुनाव लड़ रहा है। आप सोचिए कि आखिर कैसे ये माननीय बनते जा रहे हैं। जब धन बल आता है, बाहुबल आता है, तो अपने आप सत्ता नजदीक आने लगती है। ये इस माफियाओं का तंत्र, इसीलिए पल्लवित। ठीक है ब्रिजेश, कौन इन पर कार्रवाई करेगा? बिल्कुल। ओपी सागर साहब, आप तो रिटायर्ड आईपीएस, आपने चीजों को बड़ी नजदीकी से देखा होगा। ये जो भ्रष्टाचार, ये जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, इसका बीजारोपण तो खादी से ही शुरू होता है। खादी से शुरू होगा, खाकी उसमें इन्वॉल्व होगा और ग्राउंड पर फिर अलीगढ़ शराब कांड होता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, खादी खाकी सबसे छिपके भी हो जाती हैं शुरुआत, लेकिन लंबे दौर तक नहीं चलती हैं, बड़े पैमाने पर नहीं चलती। अलीगढ़ का तो ब्रिजेश ने बता दिया कि ये 20 सालों से चल रहा है। हम क्यों ना माने खाकी का उसमें रोल नहीं है, खादी का रोल नहीं है। इसमें जरूर गठजोड़ होगा, जैसे कि आपके ब्रिजेश जी बता भी रहे हैं। उनकी अनिल को जो है पकड़ा गया, छोड़ा गया, उसके खिलाफ मुकदमा भी हुआ, फिर चार्जशीट भी वापस हुई। तो ये जो है, ऐसा क्यों हो जा रहा है? फिर जरूर कहते हैं इसमें सख्त कार्रवाई जरूरत है। इसमें किसी भी प्रकार की सहानुभूति ना खादी को होनी चाहिए, ना खाकी को होनी चाहिए। और जो लोग लिप्त हैं, संलिप्त हैं, उनको तो जो है सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी चीज को जो है बढ़ावा देना, जहरीली शराब को बढ़ावा देना, तो बहुत ही घृणित कार्य हो गया। घृणित अपराध की श्रेणी में इसको होना चाहिए। और गिरोहबंद अधिनियम में भी इसको जो है। राघवेंद्र जी, आपने कहा आपकी सरकार में कोई छूटेगा नहीं। मैं एक कमिटमेंट चाहता हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार है, आप उसके प्रवक्ता हैं, कि इस मामले में सिर्फ जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, सिर्फ उन तक ही मामला ना रहे। इस पूरे नेक्सस को, इस पूरे सिस्टम को आपको टारगेट करना है। निश्चित रूप से ये कोई हमारे कहने की बात नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस विषय को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। उनके लगातार 2 बार बयान भी आ चुके हैं। इस मामले को लेकर के सबसे पहले तो एनएसए की तहत कार्रवाई होगी। जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई ही नहीं होगी, उनकी संपत्तियां भी जब्त होंगी। चलिए ठीक है सर, संपत्तियां नहीं, संपत्ति जब्त हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संपत्ति सिर्फ ये जो नामजद अपराधी हैं, जिनका फैक्ट्री था, जो सप्लायर थे, उनकी ना हो। संपत्ति जब्त होनी चाहिए उन अधिकारियों की भी, उन खादी वालों की भी, जिनके संरक्षण में ये फलते फूलते और आज भस्मासुर बन गए और 67 से 70 लोगों के घरों का चिराग बुझ गया, 70 मौतें हो गई। आप इसको हत्या की, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, इसको घुन लग चुका है। कुछ लोगों ने इसको पूरी तरीके से खोखला कर दिया है। नतीजा अलीगढ़ है। अगर नहीं करेंगे तो शायद अलीगढ़ घट की बात 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद फिर कोई दूसरी जगह होगी, मौत की संख्या दूसरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सिंह काका साहब आपका, ओपी सागर साहब आपका भी, ब्रिजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राघवेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही।